जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए आपके परीक्षा का कार्यक्रम अर्थात कि रूटीन जारी कर दिया गया है। अर्थात कि अब आपके परीक्षा में गिने चुने हुए कुछ दिन है, तो इस समय आपको ध्यान से और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करने की आवश्यकता है। तो आपके परीक्षा के इसी काम को आसान करने के लिए हम लोगों ने आपके लिए वरदान सीरीज की शुरुआत किया है, जो आपके एग्जाम के दिन तक चलेगा। और इस सीरीज में हमारा यही मकसद है कि आपको हम प्रश्न वही बताएंगे जिनके पूछे जाने की संभावना इस साल की बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा है। तो इस वरदान सीरीज की आज ये दूसरा क्लास है। शुरुआत की हम लोग एक शानदार सोशल साइंस के मॉडल पेपर के साथ, जिसके पहले जो भी 40 प्रश्न आप देख रहे हैं इसकी चर्चा हम लोग कल ही के क्लास में किए थे। अगर आपका क्लास से छूटा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखिएगा। आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए 2 सीरीज हम लोग चला चुके हैं। पहला चला था आपका बिहार टॉपर सीरीज, उसका भी आपको वीडियोस देख लेना है। और उसके साथ साथ वरदान सीरीज का मैं प्लेलिस्ट बना दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग मॉडल सेट लाने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आपका एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है। तो इस समय सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझना चाहिए और याद करना चाहिए। तो 40 तक के प्रश्न आपको याद हो चुके हैं, कल ही मैंने बता दिया। तो 41 से एक एक प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बड़ा ही शानदार आपको प्रश्न मिलेगा, और जो भी प्रश्न नहीं मालूम होगा उसे याद जरूर कर लीजिएगा। तो 41 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है कि जोन 1 से जोन 5 संबंधित है। अर्थात कि जोन 1 और जोन 5 जो है किससे इसमें संबंधित है, किसको हम लोग किस इस आपदा को, आपदा प्रबंधन से प्रश्न है, इसको जोन में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं। इसी प्रश्न का आपको जवाब देना है। सभी स्टूडेंट बिल्कुल नया प्रश्न मिल रहा है, आंसर कमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी छात्र कह रहे हैं कि सर अर्थक्वेक अर्थात कि भूकंप, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, तो उनका आंसर बिल्कुल सही। आप जानते हैं भूकंप का अध्ययन हम लोग जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 ऐसे बांटकर अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जहां पे भूकंप आता है उसको भूकंप जोन में हम लोग बांटते हैं। आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सर कि भूस्खलन के कितने रूप होते हैं। सभी छात्र आंसर कमेंट करेंगे कि सर भूस्खलन के कितने रूप होते हैं। आपके आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट खंड से प्रश्न चल रहा है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ख अर्थात कि ऑप्शन बी पे दिया गया है 5। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 5। सभी प्रश्न इस साल के बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार किया गया, इसलिए एक एक प्रश्न का आंसर देते चलिएगा। नहीं मालूम है तो याद जरूर करेंगे। आगे अब हिस्ट्री से प्रश्न मिल गया, कह रहा है आपसे वियतनामी संस्कृति प्रभावित थी। वियतनाम की संस्कृति कहां से प्रभावित हुई। बिल्कुल ओरिजिनल एग्जाम वाला फीलिंग है आपका। जिस तरह एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में प्रश्न सेट किया गया है, वैसे ही यहाँ पे भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। अर्थात कि अगर आप किसी भी माध्यम के छात्र हैं तो प्रश्न पढ़कर आंसर के अनुसार कमेंट कर सकते हैं। 43 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, वियतनामी संस्कृति प्रभावित थी। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर दे रहे हैं। इसका राइट आंसर है चीन से। किससे प्रभावित थी, बाई चाइना, चीन से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर याद रखना है। 44 नंबर प्रश्न अपने से पूछ रहा है, सर कि लियांग कीचाओ कौन था। आपको बताना है कि लियांग कीचाओ कौन था। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताइएगा। बड़ा ही नया प्रश्न मिलेगा, क्योंकि नए प्रश्न इस साल खूब पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो सभी को आपको तैयार करके जाना है। पूछ रहा है लियांग कीचाओ कौन था। तो जितने भी छात्र इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट किए कि सर ऑप्शन बी, तो आपका चला आंसर बिल्कुल राइट है। ये एक चीनी सुधारक थे, तो चाइनीज रिफॉर्मर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं सर 45 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि किस समझौता के द्वारा वियतनाम का विभाजन 2 भागों में हुआ। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जिस तरह वरदान सीरीज नाम है, देखिएगा अगर एक एक प्रश्न आप याद करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल वरदान ही साबित होने जा रहा है। क्या प्रश्न पूछा कि किस समझौता के द्वारा वियतनाम का विभाजन 2 भागों में हुआ था, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे 45 का ऑप्शन क। अर्थात कि जो जेनेवा समझौता हुआ था उसके माध्यम से वियतनाम का 2 भागों में विभाजन हो गया, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम। आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न, 46 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि इल्बर्ट बिल किस वर्ष पारित किया गया था। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा इल्बर्ट बिल जो है किस ईयर पास हुआ था, आपको बताना है। तो ध्यान से देखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पे दिया गया है 1883। इसका राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट और आंसर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके परीक्षा में बिल्कुल कम समय है। जो भी छात्र इस समय से गंभीरता से पढ़ लेगा उसी का शानदार रिजल्ट आएगा। तो आगे बताना है आपको 47 नंबर प्रश्न की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया। अभी स्टूडेंट कमेंट करने का प्रयास करें कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार योजना आया था वो किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन
एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सभी आपके टेक्स्ट बुक से प्रश्न, इसलिए टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन आपको पढ़ लेना है। कह रहा है यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे सर? तो नहीं मालूम है तो याद कर लेंगे, सैयद अहमद खान जी थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे रिपीटेड प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक से उठाकर छापा गया है। कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट की वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया सर? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी राइट आंसर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने भारत में मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? देखते हैं कितने छात्र इसका जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल सही सही कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने भारत में मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? तो इसका राइट आंसर जितने भी छात्र कमेंट कर रहे हैं कि सर ऑप्शन है, तो बिल्कुल सही, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने इसको लागू किया था। मंडल आयोग आप जानते हैं पिछड़ा और अति पिछड़ा के आरक्षण, ओबीसी आरक्षण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पे दिया गया है। 51 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये बताइए, ग्राम पंचायत का जो बैठक होता है, आपके पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? मुखिया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर प्रश्न, देखते हैं कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो 52 नंबर प्रश्न सर अपने से पूछा है कि संविधान के अनुसार भारत कैसा राज्य है? कैसा संघ है भारत, जो आपको बताना है संविधान के अनुसार। सभी स्टूडेंट आंसर देने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, आंसर देते चलिए। कभी भी आप इस क्लास को देखें, आपको आंसर देने का प्रयास करना है, मन में आंसर सोचना है। नहीं मालूम है तो याद जरूर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है भारत जो है कई राज्यों का संघ है, तो इसलिए संघात्मक राज्य, फेडरल स्टेट है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर 53 नंबर प्रश्न, देखते हैं क्या पूछ रहा है। 53 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? आपको बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रधान इसमें से कौन है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, पंच है कि प्रमुख है कि सरपंच है कि न्याय मित्र है। तो याद रखेंगे 53 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्राम कचहरी। देखिए पूछा गया था, तो इसका प्रधान जो होता है वो कौन होता है? सरपंच। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में मतदाता होने का न्यूनतम आयु, अर्थात कि कितने पे वोटर आप बन जाएंगे, वोटर लिस्ट में आपका नाम कितने एज में आता है, यही आपसे पूछा है। बिल्कुल कॉमन सेंस पे बेस्ट प्रश्न है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। बिल्कुल सही, काफी छात्र इसका सही सही आंसर कमेंट कर रहे हैं कि सर ऑप्शन सी। तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी 18 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट और आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इससे आसान प्रश्न सोचिए आपसे क्या पूछा जा सकता है, बताइएगा। जब हम स्वतंत्रता प्राप्त कर लिए, आजादी के बाद पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? तो कुछ नहीं सोचना है, जैसे ही ओएमआर सीट मिलेगा तो ऑप्शन सी आपको कलर कर देना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर प्रश्न, देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि भारत में लद्दाख की क्या स्थिति है? आपको बताना है, वर्तमान से प्रश्न है करंट से, कि भारत में लद्दाख की इसमें क्या स्थिति है। तो आप जानते हैं कि इसमें लद्दाख को यूनियन टेरिटरी अर्थात कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो आपको ऑप्शन बी ओएमआर सीट पर कलर करना है, याद रखेंगे केंद्र शासित प्रदेश। आगे बढ़ेंगे सर 57 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से पूछा है कि बाढ़ नियंत्रण के कितने आयाम निर्धारित है? आपको बताना है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए कितने आयाम निर्धारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी आपको सही करना है, 3। कितना आयाम है? 3 आयाम बाढ़ नियंत्रण के लिए निर्धारित किया गया है। 58 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कॉटनोपोलिस का संबंध है, कॉटनोपोलिस का संबंध इसमें से किस जगह से है, यही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई। इसका संबंध कहां से है? मुंबई। तो याद रखेंगे 58 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि भारत में पहला उर्वरक कारखाना कहां खोला गया था? तो इस प्रश्न को तो आप हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे। पूछ रहा है भारत में पहला उर्वरक कारखाना कहां खोला गया था? तो याद रखेंगे सर नहीं मालूम है तो ऑप्शन सी, तमिलनाडु में, क्योंकि भारत में पूछा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न, देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो 60 नंबर प्रश्न पूछा है कि किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से अलग कर लिया गया, अर्थात कि डीडी नेशनल को, दूरदर्शन जो हमारा चैनल है उसको आकाशवाणी से कब अलग किया गया था, यही आपसे पूछा गया है। बिल्कुल आपके टेक्स्ट बुक से सीधे सीधे प्रश्न है। तो इसका भी राइट आंसर आपको ओएमआर सीट पे ऑप्शन सी कलर करना है, 1976 1976 में।
61 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न आपसे कह रहा है कि भूकंपीय तीव्रता का मापन से संबंधित स्केल है, अर्थात कि किस स्केल से भूकंपीय तीव्रता को हम लोग मापते हैं। बड़ा ही शानदार और रिपीटेड प्रश्न है, कई बार इसे बिहार बोर्ड पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में। उसे हम क्या बोलते हैं सर? रिक्टर स्केल। याद रखेंगे ऑप्शन बी। जितने छात्रों का कमेंट आ रहा है उनका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर प्रश्न की बात करें तो 62 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि कपड़ा छापने का यंत्र किसने बनाया। आपको बताना है कि कपड़ा छापने का यंत्र का आविष्कार इसमें से किसने किया था। हिस्ट्री से प्रश्न लिया गया है। अगर आप पढ़े होंगे तो कहेंगे सर बेनर ने। बेनर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पे दिया गया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न भी आपके हिस्ट्री के बुक से सीधे सीधे पूछा गया है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित हुई। आपको बताना है कि भारत में पहला जूट मिल कहां स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कलकत्ता में। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रश्न आपसे पूछा है कि मरीन ड्राइव का निर्माण किस नगर में किया गया। आपको बताना है कि मरीन ड्राइव, बिल्कुल नया नया देखिए प्रश्न मिल रहा है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक से कोई प्रश्न बाहर नहीं है। जो भी आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस से सभी बुक आप रखे होंगे, अगर उसको पढ़े होंगे तो उससे कोई भी बाहर प्रश्न नहीं पूछा गया है। पूछ रहा है आपसे कि मरीन ड्राइव का निर्माण किस नगर में किया गया था, तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी, बंबई। उस समय मुंबई को क्या बोलते थे? बंबई। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। 65 नंबर प्रश्न अपने से पूछा गया है सर कि आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई। आसियान जो है, जो एक आपके कई देशों का संगठन है आसियान, तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, यही आपको बताना है। देखते हैं कितने छात्र इसका आंसर याद किए हैं, कितने छात्र इसका आंसर सही सही दे पा रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है कि ऑप्शन बी 1967, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि युगांतर का प्रकाशन किसने किया है। सभी हिस्ट्री से प्रश्न है, कह रहा है कि इसमें से युगांतर का प्रकाशन किसने किया। 66 का राइट आंसर ऑप्शन डी पे दिया गया है, जोगेंद्रनाथ बोस। देखिए कुछ नए नए प्रश्न मिल रहा है, क्योंकि आपने देखा सेंटअप एग्जाम में भी नया नया प्रश्न पूछा गया, तो आपको नया नया प्रश्न तैयार करना, इसलिए सभी प्रश्न आपके सामने लाया जा रहा है। तो नहीं मालूम है तो घबराने की कोई बात नहीं है, परीक्षा में अभी समय है, तो इसे आप अभी से तैयार कर सकते हैं। आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया। सभी आपके हिस्ट्री के बुक जो है, एक प्रेस वाला बुक जो है, प्रेस संस्कृति और स्वतंत्रता, उसी से प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया। इसके प्रकाशन किए थे सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखेंगे ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर प्रश्न का। 68 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि देश के आर्थिक विकास का सर्वाधिक वैज्ञानिक और मान्य आंकड़ा इसमें से कौन सा है। अर्थात कि किस आंकड़ा के आधार पे हम कह रहे हैं कि कोई देश जो है आर्थिक विकास कर रहा है, और सबसे वैज्ञानिक आंकड़ा आपको बताना है। वो होता है उस देश का, जिस देश का आप जानते हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा कहेंगे वो देश जो है आर्थिक विकास कर रहा है, और राष्ट्रीय आप जानते हैं निकालने का एक वैज्ञानिक आंकड़ा है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखना है। 69 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इनमें किससे विनिमय किया जा सकता है। इसमें जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको बताना है कि किससे हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए एटीएम से भी आप विनिमय कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी, चेक से भी। तो राइट आंसर आपको क्या कलर करना है ओएमआर शीट पे, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, सभी इकोनॉमिक्स से प्रश्न मिल रहा है। 70 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान युग में कौन मुद्रा से चलन में है। इसमें से कौन मुद्रा इसमें चलन में है, यही आपको बताना है। तो अगर आप मुद्रा चैप्टर अपने इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे तो कहिएगा सर इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन डी पे दिया गया, इनमें से सभी। इसमें पत्र मुद्रा भी चलता है, सिक्का भी चलता है, शाख मुद्रा भी चलता है, तो ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपके 70 नंबर प्रश्न का। 71 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि गैर संस्थागत वित्त प्राप्त करने का सबसे सुलभ साधन कौन सा है। अर्थात कि हमको संस्थागत वित्त नहीं जानते हैं, वित्त प्राप्त करने के आप दो तरीके होते हैं, गैर संस्थागत वित्त, एक संस्थागत वित्त। तो हमको गैर संस्थागत वित्त प्राप्त करना है, तो इसमें सबसे सुलभ कौन सा तरीका है, यही आपको बताना है। तो अगर आप बुक पढ़े होंगे तो कहिएगा महाजन। बिल्कुल सही, महाजन जो है जल्दी से अवेलेबल हो जाता है हर जगह हर गांव में, तो यही सबसे सुलभ तरीका है, और गैर संस्थागत वित्त भी है। आगे 72 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि इनमें कौन बीमारू राज्य है। 72 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा कि इनमें कौन बीमारू राज्य है सर, तो ध्यान से देखेंगे बिहार। बी से क्या होता है, बिहार। बीमारू का इसी में सभी स्टेट का ही नाम है। इसमें देखिए आर आया है तो राजस्थान भी हो जाएगा, एम आ रहा है तो मध्य प्रदेश भी हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज आपको कलर कर देना है। बीमारू जो है राज्यों के समूह के नाम से ही इसका बीमारू नाम रखाया था। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से किस प्राथमिक ऊर्जा स्रोत से बिजली पैदा होती है। इसमें से किससे हम बिजली बना सकते हैं,
आपको यही प्रश्न बताना है। ये प्रश्न तो बिल्कुल आसान है, किसी स्टूडेंट का इसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए 73 का। तो देखिए हम लोग कोयला से भी आपका बिजली बना सकते हैं, पानी से भी, गैस से भी, तो इसलिए इसका भी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बिल्कुल देखिए कॉमन सेंस पे लेकिन अच्छा प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है इस मॉडल सेट में। आगे 74 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि इनमें कौन बिहार का नियोजित नगर का युग्म सही है। आपको बताना है कि इनमें कौन बिहार का नियोजित नगर है और उसका युग्म जो है बिल्कुल सही बनाया गया है, यही आपको बताना है। तो ध्यान से अगर देख रहे हैं ऑप्शन तो आपको दिखाई दे देगा, कहिएगा सर ऑप्शन ख अर्थात कि ऑप्शन बी बरौनी और वाल्मीकि नगर जो है नियोजित नगर का युग्म है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का। आगे 75 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि एलपीजी और उसके साथ साथ एचबीजी पाइपलाइन किससे संबंधित है। बिल्कुल देखिए कॉमन सेंस पे बेस्ट प्रश्न पूछा रहा है। तो एलपीजी क्या है? गैस है। एचबीजी भी क्या है? आपका गैस है। तो ये दोनों किस पाइपलाइन से संबंधित है? गैस पाइपलाइन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपको कर देना है। 76 नंबर प्रश्न अपने से पूछ रहा है सर कि बॉक्साइट की प्राप्ति किस चट्टान से होता है। तो आपको बताना है 76 का राइट आंसर क्या होगा? बॉक्साइट की प्राप्ति किस चट्टान से होता है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं। तो 76 नंबर प्रश्न तो आप ज्योग्राफी में जरूर पढ़े होंगे, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर कमेंट कर पाते हैं कि बॉक्साइट का प्राप्ति जो है किस चट्टान से होता है। तो जितने भी छात्रों का कमेंट आ रहा है कि सर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, लैटेराइट, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। लैटेराइट चट्टान से हमें क्या मिलता है? बॉक्साइट। 76 का याद रखेंगे ऑप्शन बी। 77 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं। सुनहरा रेशा किसका नाम है? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे आपके शो कर रहा है। देखिए जितना देर क्लास चले तो आप परीक्षा में बिल्कुल कम समय, तो इसीलिए आपको टाइम का भी ख्याल रखना है। जानते हैं आपका समय में बहुत ज्यादा बचाने का प्रयास करता हूं, चाहे मैं आपके लिए न्यूज बता रहा हूं बिहार बोर्ड का, या आपके लिए क्लासेस में नहीं एक भी इधर उधर की बकवास करना मैं नहीं चाहता हूं। मैं वही बात बताता हूं आपको, वही बात मैं बोलूंगा क्लास में जो आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में फायदेमंद सिद्ध होगा। तो आपको भी बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं करना, समय बिल्कुल कम है, तो इसमें सिर्फ पढ़ाई पे, क्वेश्चन पे और ऑप्शन पे आपको केंद्रित होकर जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करना है, क्योंकि जो छात्र जितना ज्यादा पढ़कर जाएगा उसका उतना ही अंक आएगा। और बिल्कुल अब पढ़ने के लिए अपने पास गिनती के कुछ दिन बचे हैं। 27 नंबर प्रश्न अपने से क्या पूछा सर कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जूट। जूट को हम क्या बोलते हैं? सुनहरा रेशा। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। कह रहा है कि सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में विकसित है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर, अगर नहीं मालूम है तो याद रखिएगा, सरिस्का बाघ रिजर्व केंद्र राजस्थान में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 79 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि बीपीएल और एपीएल, बीपीएल एपीएल का आप नाम सुने होंगे, तो वही पूछ रहा है कि बीपीएल एपीएल किससे इसमें संबंधित है। आपको बताना है कि बीपीएल एपीएल किससे संबंधित है। तो जरूर इसका नाम सुने होंगे, देखते हैं कि आपके पास कितना कॉमन सेंस है, आप सही जवाब दे पाते हैं कि नहीं। ये जो है कंज्यूमर से संबंधित है, याद रखेंगे, उपभोक्ता को गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है बीपीएल एपीएल। 80 नंबर अर्थात कि 80 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से पूछ रहा है सर कि कोटोनोपोलिस का संबंध किस उद्योग से है। सूती वस्त्र। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आज हम लोग आपके एक और सोशल साइंस के मॉडल पेपर को समाप्त कर दिए। नया मॉडल पेपर था 80 ऑब्जेक्टिव वाला। आपको नीचे बताना है कि आज के 40 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। नीचे देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न, आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव का भी चर्चा करें तो इसके बारे में भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं तो सिर्फ अगर आप चाहते हैं ऑब्जेक्टिव का ही क्लास चले तो आगे हम लोग जैसा आपका कमेंट आएगा वही क्लास कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।